हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम मॉडर्न एज के फेमस क्रिटिक टीएस एलियट और उनके क्रिटिकल वर्क्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर फर्स्ट पॉइंट। Thomas Stiens Eliot was the most towering and dominating man of letters of the 20th century. Eliot, during his long span of productive activity, achieved distinction as a poet, playwright, journalist, and critic. He was awarded the prestigious Nobel Prize in 1948 for his outstanding pioneer contribution to present day poetry. इस पॉइंट में हमें बताया गया है दोस्तों कि टीएस एलियट 20th सेंचुरी के बहुत बड़े मैन ऑफ लेटर्स यानी कि स्कॉलर थे दोस्तों, और अपने लॉन्ग स्पैन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर ली थी, एक कवि की, एक साहित्यकार की, एक पत्रकार की और एक क्रिटिक यानी कि समीक्षक की भी। उन्हें 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज टीएस एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। टीएस एलियट अपने आप को लिटरेचर में क्लासिसिस्ट, रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट मानते थे दोस्तों। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज T.S. Eliot's popular essays in literary criticism are Tradition and the Individual Talent, Poetry and Drama, The Function of Criticism, The English Metaphysical Poets, etc. Eliot's phrases like dissociation of sensibility, objective correlative, unified sensibility, etc. have gained वाइड पॉपुलरिटी फ्रेंड्स। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में टीएस एलियट के ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, पोइट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्स फेमस एसेज रहे हैं, और साथ में इनके दिए हुए कुछ फ्रेजेस भी हैं दोस्तों जो कि वर्ल्ड फेमस हुए थे, जैसे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, objective correlative, unified sensibility, etc. Next point is Tradition and the Individual Talent was first published in The Egoist in 1919 and later in Eliot's first book of criticism, The Sacred Wood. Tradition and the Individual Talent नाम का ऐसे सबसे पहले द इगोइस्ट मैगजीन में 1919 में एलियट की क्रिटिसिज्म से संबंधित पहली किताब द सेक्रेड वुड में 1920 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, द एसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट गिव्स अस एलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। इन द सेकेंड पार्ट इज डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। The short third part is in the nature of a conclusion or summing up of the whole discussion. इस पॉइंट में हमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बताया गया है दोस्तों कि ये ऐसे 3 भागों में बटा है। पहले भाग में एलियट हमें अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन बताता है दोस्तों, दूसरे पार्ट में वो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री देता है, और तीसरा पार्ट एक तरीके का कंक्लूजन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट बिगिंस द एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाय पॉइंटिंग आउट दैट द वर्ड ट्रेडिशन इज जनरली रिगार्डेड एज अ टर्म ऑफ सेंचर, बट इन दिस एसे एलियट रीडिफाइंस ट्रेडिशन बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री टू राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। टीएस एलियट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एसे की शुरुआत ये बताते हुए करते हैं कि ट्रेडिशन को अक्सर लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अपने एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में
टीएस एलियट ट्रेडिशन को एक अच्छी चीज बताते हैं। वो कहते हैं हिस्ट्री यानी कि ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पोइट्री को लिखने और समझने में। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट टीएस एलियट राइट्स द हिस्टोरिकल सेंस compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. Tradition and the individual talent में टी.एस. एलियट हिस्टोरिकल सेंस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हिस्टोरिकल सेंस मजबूर करता है आदमी को कि सिर्फ वो अपनी जनरेशन के लिए ही ना लिखे, बल्कि वो इस फीलिंग के साथ लिखे कि यूरोप का सारा लिटरेचर जो होमर से शुरू हुआ है वो एक साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस रखता है और एक साइमल्टेनियस ऑर्डर में लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द सेकेंड पार्ट टी.एस. एलियट डेवलप्स हिज थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी। ही कंपेयर्स the mind of the poet to a catalyst and the process of poetic creation to the process of a chemical reaction. Just as chemical reaction takes place in the presence of a catalyst alone, so also the poet's mind is the catalytic agent for combining different emotions into something new. T.S. Eliot अपने essay ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के दूसरे पार्ट में अपनी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए पोइट के माइंड की तुलना एक कैटलिस्ट से करते हैं और पोइटिक क्रिएशन यानी कि कविता लिखने की प्रक्रिया को एक केमिकल रिएक्शन से कंपेयर कर देते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार एक केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस से घटित होती है, ऐसे ही पोइट्री में पोइट का माइंड लगता है और पोइट का माइंड भी एक कैटलिस्ट की तरह अलग अलग किस्म के इमोशंस को जोड़ता है और कुछ नया बना देता है। और इस कैटलिस्ट की खास बात होती है कि ये प्रोसेस में भाग तो लेता है लेकिन अपना अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सपोज देयर इज अ जार containing oxygen and sulfur dioxide. These two gases combine to form sulfurous acid when a fine filament of platinum is introduced into the jar. The combination takes place only in the presence of the piece of platinum, but the metal itself doesn't undergo any change. It remains neutral and unaffected. The mind of the poet is like this catalytic agent only. एलियट एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को देता है। वो कहता है मान लो कि एक जार है जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को रखा गया है। ये दोनों गैसेस मिलकर तभी सल्फ्यूरस एसिड बनाती हैं जब उस जार में एक फाइन फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम को डाला जाता है, यानी कि प्लेटिनम की एक छोटी सी छान डाली जाती है। और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ उस पीस ऑफ प्लेटिनम की वजह से ही होता है, लेकिन वो मेटल यानी कि जो प्लेटिनम हमने इंट्रोड्यूस कराया था जार में, वो किसी चेंज से होकर नहीं गुजरता है। वो लास्ट में वैसा ही रहता है, न्यूट्रल और अनअफेक्टेड। टी.एस. एलियट कहते हैं पोइटिक प्रोसेस में पोइट का माइंड भी इस कैटालिटिक एजेंट की तरह ही होता है। वो इस प्रक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अनअफेक्टेड और न्यूट्रल बना रहता है दोस्तों। वो अपनी पर्सनैलिटी को अपने वर्क में बिल्कुल भी नहीं आने देता। नेक्स्ट पॉइंट इज टी.एस. एलियट राइट्स द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। दिस इज व्हाई एलियट सेज दैट पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इंस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Eliot rejects Wordsworth's theory of poetry having its origin in emotion recollected in tranquility. T.S. Eliot उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं दोस्तों कि कोई भी आर्टिस्ट जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा
उतना ही अपनी पर्सनैलिटी को अपने वर्क से अलग रखेगा। एक परफेक्ट आर्टिस्ट में हम देखते हैं कि जो सफ़र करने वाला व्यक्ति है और जो क्रिएट करने वाला व्यक्ति है वो दोनों अलग अलग बने रहते हैं। यानी कि पोइट अपनी सफरिंग्स को अपनी क्रिएशन यानी कि पोइट्री में बिल्कुल नहीं आने देता है। इसीलिए टी.एस. एलियट पोइट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं बजाय कि एक इंस्पिरेशन के, और इसी आधार पर टी.एस. एलियट वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हुए कि उसका ओरिजिन तो इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी में है, और इमोशंस अगर हमारी पोइट्री या हमारी क्रिएशन में आ जाएं तो वो अच्छा वर्क नहीं होता है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टी.एस. एलियट concludes the essay with the popular definition of poetry. Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. T.S. Eliot अपने essay ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को एक बहुत अच्छी कोट के साथ खत्म करते हैं, जिसमें ये लिखा है कि पोइट्री टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं बल्कि एस्केप फ्रॉम इमोशन है। अर्थात पोइट्री में हम अपने इमोशंस को बयां नहीं करते बल्कि अपने आप को पोइट्री लिखते समय अपने इमोशंस से दूर ही रखते हैं। पोइट्री एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि ये तो एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। इसमें हमें अपनी खुद की पर्सनैलिटी को बयां नहीं करना होता बल्कि उससे बचना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट्स एसे Tradition and the individual talent arose a controversy among the critics. Middleton Murray challenged the opinions of Eliot in his essay Romanticism and the Tradition. Out of this controversy arose Eliot's essay Function of Criticism in 1923, friend. Harold Bloom also criticized Eliot's essay Tradition and the Individual Talent and countered it by his work कॉल्ड एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। टी.एस. एलियट के एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में क्रिटिक्स के बीच में एक कंट्रोवर्सी ला दी थी दोस्तों। मिडल्टन मरी जैसे राइटर्स ने टी.एस. एलियट के ओपिनियंस को अपने एसे रोमांटिसिज्म एंड द ट्रेडिशन में चैलेंज किया। ऐसी ही कंट्रोवर्सी के बाद टी.एस. एलियट ने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा। ऐसे ही हैरोल्ड ब्लूम ने भी अपने वर्क एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में टी.एस. एलियट के ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गलत बताया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट्स एसे ऑन द मेटाफिजिकल पोइट्स डन, मार्वेल, वॉन, काउले एटसेट्रा is a remarkable piece of criticism, for it did much to revive the interest of people in these metaphysical poets belonged to the first half of 17th century. इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि एलियट ने अपने एसे द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट्स में डन, मार्वेल, काउले जैसे पोइट्स के बारे में लिखा है और इनकी तारीफ करते हुए लोगों के इंटरेस्ट को मेटाफिजिकल पोइट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री में जगाने का काम किया है दोस्तों। ये वो पोइट्स थे जो कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से बिलोंग करते थे और इन पोइट्स का लीडर जॉन डन था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज टी.एस. एलियट प्रेसेस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री whose founder was Donne and criticized the Victorian poets Tennyson and Browning. Tennyson and Browning, Eliot writes, do not feel their thought as immediately as the odor of a rose. A thought to Donne was an experience. It modified his sensibility. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है दोस्तों कि टी.एस. एलियट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जिसके फाउंडर जॉन डन थे की खूब तारीफ करते हैं, जबकि विक्टोरियन पोइट्स टेनिसन और ब्राउनिंग को वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो लिखते हैं कि टेनिसन और ब्राउनिंग अपने विचार को उतनी जल्दी फील नहीं करते थे जैसे कि ऑर्डर ऑफ अ रोज को फील किया जाता है दोस्तों, अर्थात गुलाब की सुगंध को फील किया जाता है। दूसरी तरफ
डन की तारीफ करते हुए वो कहते हैं डन के लिए एक विचार एक अनुभव बन जाता था और उनकी सेंसिबिलिटी को मॉडिफाई करने का काम करता था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स एलियट फॉर द फर्स्ट टाइम यूजेस द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू एलियट, the dissociation of sensibility was a result of natural development of poetry after the metaphysical poets. Dissociation of sensibility refers to the way intellectual thought was separated from the experience of feeling in poetry during the course of the 17th century. The metaphysical poets नाम के ऐसे में ही एलियट सबसे पहली बार अपने फेमस फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। डिसोसिएशन मीन्स एसोसिएट ना होना, ना जोड़ना, ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी का मीन्स संवेदनशीलता, संवेदनशील होकर के ना लिखना इज कॉल्ड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि हमें पिछले पॉइंट में बताया गया था कि विक्टोरियन एज के पोइट्स में देखने को मिलता है। अर्थात विक्टोरियन एज के पोइट्स की पोएम्स में हम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को देखते हैं दोस्तों। वो सेंसिबिलिटी के साथ अपनी पोएम्स को नहीं लिखते हैं। इस प्रकार डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उस वे को या उस तरीके को दिखाता है दोस्तों जिसमें इंटेलेक्चुअल थॉट को सेपरेट कर दिया जाता है एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग से। और ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हमें मेटाफिजिकल पोइट्स के बाद आने वाले पोइट्स में देखने को मिलती है। Next point is, in the same essay, Eliot makes the use of unification of sensibility. Eliot uses John Donne's poetry as the most prominent example of united sensibility and thought. इसी essay में Eliot unification of sensibility की भी बात करता है। वो जॉन डन की पोइट्री को इसका सबसे अच्छा उदाहरण मानता है क्योंकि उसकी पोइट्री में हम सेंसिबिलिटी और थॉट का यूनाइटेड फॉर्म यानी कि जुड़ा हुआ फॉर्म देखते हैं दोस्तों। ये जुड़ा हुआ फॉर्म हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन की पोइट्री में नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। एलियट रिडिक्यूल्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म नोन टुडे एज क्लोज रीडिंग, डिस्क्राइबिंग इट दस: द मेथड इज टू टेक अ वेल नोन पोएम without reference to the author or to his other work, analyze it stanza by stanza and line by line, and extract, squeeze, tease, press every drop of meaning out of it that one can. It might be called the lemon squeezer school of criticism. एलियट न्यू क्रिटिसिज्म के उस मेथड को क्रिटिसाइज करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, जिसमें कि क्लोज रीडिंग पर जोर दिया जाता है। वो कहते हैं बिना राइटर को जाने, बिना उसके दूसरे वर्क को समझे, किसी भी टेक्स्ट को जस्ट स्टैंजा बाय स्टैंजा स्टडी करना, लाइन टू लाइन स्टडी करना, ये एक लेमन स्क्यूजिंग ही है दोस्तों। इस मेथड को वो लेमन स्क्यूजिंग के नाम से पुकारते हैं और ऐसे क्रिटिक्स के स्कूल को लेमन स्क्यूजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म का नाम देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टी.एस. एलियट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अकॉर्डिंग टू एलियट, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में टी.एस. एलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करता है दोस्तों, और वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ही वो तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की सहायता से प्रकट करना। अब जान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स अ सेट ऑफ वर्ड्स, अ सिचुएशन, a chain of events which shall be the formula of the particular emotion. On the basis of this objective correlative, T.S. Eliot criticizes Shakespeare's famous play Hamlet
and calls it an artistic failure because he finds it lacking in objective correlative. Objective correlative का अर्थ होता है दोस्तों a set of words या फिर कोई सिचुएशन या फिर चेन ऑफ इवेंट्स। ये फॉर्मूला बनती हैं किसी भी कैरेक्टर के पर्टिकुलर इमोशन को दिखाने के लिए। अर्थात टी.एस. एलियट ये कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर अपने लिटरेरी वर्क में हमें अपने किसी कैरेक्टर के इमोशंस को शो करना है, उसके लिए हम या तो सेट ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करें या सिचुएशन का प्रयोग करें या फिर चेन ऑफ इवेंट्स दिखाएं, जिससे हम लोगों को बता पाएं, ऑडियंस को बता पाएं, रीडर्स को समझा पाएं कि आखिर इस कैरेक्टर के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर टी.एस. एलियट शेक्सपियर के नाटक हैमलेट को क्रिटिसाइज करता है दोस्तों। वो इसे आर्टिस्टिक फेलियर कहता है क्योंकि इस नाटक में उसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट पॉइंट्स आउट that if Shakespeare had found an objective correlative for Hamlet's internal conflict, the play would have become a better one. Eliot does, however, give credit to Shakespeare use of the objective correlative in his other works. Eliot इस निष्कर्ष पर पहुंचता है दोस्तों कि शेक्सपियर अपने नाटक हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग नहीं करता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग करके हैमलेट के अंदर की भावनाओं को रीडर्स या ऑडियंस के सामने प्रकट करता तो उसका प्ले एक ज़्यादा अच्छा प्ले बन सकता था। लेकिन एलियट शेक्सपियर को क्रेडिट देता है कि अपने बाकी दूसरे वर्क्स में वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग करता है, यानी कि कैरेक्टर्स के इमोशंस को दिखाने के लिए कुछ घटना या फिर सिचुएशन को प्रकट करता ही करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एलियट राइट्स दैट व्हाइल राइटिंग द प्ले मैकबेथ शेक्सपियर हैज मेड द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एलियट गिव्स द रेफरेंस ऑफ अ सीन इन विच लेडी मैकबेथ इज वॉकिंग इन स्लीप and regretting for what she has done. With this scene, Shakespeare allows the audience to understand her mental peace. अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में एलियट लिखते हैं कि शेक्सपियर अपने नाटक मैकबेथ को लिखते समय ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। एलियट उस सीन का रेफरेंस हमें देते हैं जिसमें लेडी मैकबेथ नींद में चलती है और उस काम के लिए पश्चाताप करती है जो उसने कर दिया है। इस सीन के माध्यम से शेक्सपियर ऑडियंस को दिखा पा रहा है और समझा पा रहा है, अर्थात वो लेडी मैकबेथ के इमोशंस को ऑडियंस के सामने अच्छे से रख पा रहा है और उन्हें बता पा रहा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। टी.एस. एलियट्स फेमस द वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: The Burial of the Dead, A Game of Chess, The Fire Sermon, Death by Water, and What the Thunder Said. In this 433-line poem, Eliot uses the words da from Brihadaranyaka Upanishad. T.S. Eliot की फेमस पोएम द वेस्टलैंड जो 1922 में आई थी दोस्तों, 5 भागों में बटी हुई है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेड। ये 433 लाइन की पोएम में हमें दा वर्ड्स का प्रयोग देखने को मिलता है जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। पहले दा का मतलब है दम, दूसरे का दान और तीसरे का दया। नेक्स्ट पॉइंट इज एलियट हैज डेडिकेटेड द पोएम द वेस्टलैंड टू हिज फेलो पोइट Ezra Pound, associated with the school of imagism and the concept of make it new, and has called him a better craftsman. एलियट ने अपनी पोएम द वेस्टलैंड को अपने साथी कवि एजरा पाउंड को समर्पित किया है दोस्तों। वो एजरा पाउंड को एक बेटर क्राफ्ट्समैन कह के बुलाते हैं। और एजरा पाउंड कौन थे? एजरा पाउंड
मॉडर्न एज के महान पोइट थे जो कि द स्कूल ऑफ इमेजिज्म से जुड़े हुए थे और मेक इट न्यू वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही दिया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर फेमस पोएम ऑफ एलियट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। इट ओपन्स विद द लाइन लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky. It also contains Eliot's famous line, I am not Hamlet nor was meant to be. एक दूसरी पोएम जो एलियट की पॉपुलर पोएम्स में से एक है दोस्तों, उसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इस लाइन के साथ खुलता है जिसमें वो कहता है, चलो हम चलते हैं आप और मैं उस समय जब इवनिंग स्प्रेड हुई हो अगेंस्ट द स्काई, मीन्स आकाश के सामने। और इसमें वो लाइन भी आती है दोस्तों जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी, आई एम नॉट हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। मैं कोई हैमलेट नहीं हूं और ना ही कभी मैं हैमलेट बनना चाहता था। आर 25th पॉइंट इज फोर क्वार्टेट्स इज अ सेट ऑफ 4 पोएम्स रिटन बाय T.S. Eliot. It includes Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, and Little Gidding. T.S. Eliot died on 4th Jan 1965 and his epitaph reads, In my beginning is my end and in my end is my beginning. 4 क्वार्टेट्स 4 पोएम्स का एक कलेक्शन है दोस्तों जिसके अंतर्गत 4 पोएम्स बर्न नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई साल्वेजेस और लिटिल गिडिंग आती हैं दोस्तों। और इनमें से ईस्ट कोकर में आई हुई लाइंस को ही हम T.S. एलियट के एपिटाफ के रूप में देखते हैं दोस्तों। T.S. एलियट की डेथ 4th Jan 1965 में हुई थी और उनके समाधि लेख में लिखा है, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। मेरी शुरुआत में ही मेरा अंत है और मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।